शुभकामनाएं। विजय पंच अभियान के साथ खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्र का किया आह्वान। मन की बात में पीएम ने करगिल विजय के मौके पर शहीदों को किया नमन। आजादी के 75 वर्ष के उत्सव पर गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी किया याद। मन की बात में प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर डाला प्रकाश। लोगों से स्थानीय उद्यमियों, कलाकारों, कारीगरों और बुनकरों के समर्थन की अपील। भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर किया भारत जोड़ो आंदोलन का आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा शुरू। करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना शुरू। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से लगातार तबाही के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 1,35,000 लोगों को निकाला गया। 112 लोगों और 3,221 जानवरों के मारे जाने की सूचना, जबकि 53 लोग घायल और 99 लापता। महाराष्ट्र के 7 शहरों में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित सभी उम्मीदवारों को जेईई मेन परीक्षा में बैठने का एक और मौका। कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में देश ने हासिल किया एक नया रिकॉर्ड। अब तक 43 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा लोगों को दी गई डोज। दिल्ली में सोमवार से कोविड प्रतिबंधों में और मिलेगी राहत। सोमवार से 100% यात्री क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो और बसें। वैश्विक स्तर पर भी कोविड के खिलाफ लड़ने की भारत की कोशिशें जारी। 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची बांग्लादेश। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर आईएनएस ऐरावत पहुंचा इंडोनेशिया। टोक्यो 2020 के दूसरे दिन नौकायन से भारत के लिए अच्छी खबर। अर्जुन और अरविंद ने रेपेचेज राउंड में लाइटवेट डबल स्कल में सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पीवी सिंधु ने की पहले दौर की बाधा पार। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले दौर में बाहर। और भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने दिल की बातें साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे
देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के मौके पर जहां तक हो सके स्थानीय उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस खादी और हथकरघा उत्पादों तक पहुंचने का यह उपयुक्त अवसर है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom_mypride के साथ शेयर करें। 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय का परचम लहराया था। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता के लिए उसी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया, जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर उन्होंने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साईं प्रणीत के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साईं प्रणीत ने अपने मौसम विज्ञान में दिलचस्पी और अपनी प्रतिभा से किसानों की भलाई का काम किया है और कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको साईं प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साईं प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंचे। दरअसल राष्ट्रपति आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। 26 जुलाई को राष्ट्रपति करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर लद्दाख स्थित द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अगले दिन 27 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और उसे संबोधित करेंगे। तो करगिल विजय के 22 साल पूरे होने जा रहे हैं और 22 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने LOC पार कर द्रास, बटालिक और करगिल के पहाड़ों पर आकर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जांबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया। इस जीत ने करोड़ों को प्रेरित किया और आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुछ ऐसे ही युवाओं से करगिल युद्ध स्मारक पर बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश दास ने। कारगिल का वो युद्ध जो 22 साल पहले लड़ा गया, लेकिन आज भी उस युद्ध की कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं। हमारे पास इस समय कुछ युवा हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ पे इस वॉर मेमोरियल पे है, जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें देखना जरूरी भी थी उससे कि हम लोग को भी कुछ वो मिले, जोश मिले और पता भी चले कि क्या कैसा रहता है। आपको क्यों लगा कि यहाँ इस जगह पे आना जरूरी है? ये सब देखने में बहुत वो लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को देखने से कि
हमारी आर्मी कितना युद्ध लड़ी है, कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें। क्यों आप यहाँ पे आए? मैं आर्मी वालों से इंस्पायर बहुत हूँ और आज से जो 22 साल पहले युद्ध हुआ कारगिल वॉर, उस युद्ध में अपने कुछ जवान शहीद हुए सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया के लिए और सिर्फ अपने लिए। तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, प्लस मैं आगे चल के यही सोचूंगा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। आपको क्यों लगा कि इस जगह पे आना ज़रूरी है? सर मेरा पूरा टूर ही सिर्फ आर्मी को ही कवर करने के लिए था, क्योंकि सर जो हमारे देश में हम आज सेफ हैं और जो अपना खुली हवा सांस ले रहे हैं, उसका इंस्पिरेशन हमारा ये आर्मी है। और जो आज यहाँ 22 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद यही था कि मैं अपने आर्मी के जो जवान हैं उनका अच्छे से देखूं। और सर इसके जो वादियाँ जहाँ पर अपना वॉर हुआ है, तो सर सब देखना जरूरी है कि आगे के चल के हम अपने बच्चों को और अपने फैमिली सबको बता सकें। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी सेना ने क्या जाबाजी दिखाई इस देश की रक्षा के लिए, ताकि आम लोग सुकून से जी सकें। ये कारगिल वॉर मेमोरियल इसी बात की याद दिलाता है। इसीलिए आने वाली पीढ़ियों को बार बार इस जगह पे आना चाहिए, उन बलिदानों को याद करना चाहिए। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं ओम प्रकाश दास, कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास से। तो जाबाजी की वो दास्तान जिसे सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने मेघालय में ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव के शुभारंभ पर कहा कि चेरापूंजी को पहले की ही तरह हरा भरा करना होगा, ताकि मेघालय के इको पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में ही होती थी, लेकिन अब वो अपनी ये पहचान खो चुका है। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। यह तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण भी किया और कहा कि 25 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि देश के आजादी के जब 75 साल हो गए तब मेघालय के 50 साल पूरे रचना है और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी, इसका मुझे भरोसा है। क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की कुल लागत से 2910 गांवों में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मोनंद इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इस बारे में कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 1,35,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 112 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से भी ज्यादा लोग घायल और 99 अब भी लापता हैं। 3,000 से ज्यादा जानवर भी इस तबाही के कारण मारे गए हैं।
एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़ाकर 34 कर दी है। इसके अलावा राज्य राहत बल और अन्य एजेंसियों द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के 7 शहरों में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन 2021 तृतीय सत्र के उन उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाएगा जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट के जरिए कहा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को उन सभी उम्मीदवारों को एक और अवसर प्रदान करने की सलाह दी गई है जिनके कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा शहरों में परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन वे 25 और 27 जुलाई को वहां नहीं पहुंच सकते। उन्होंने आगे बताया कि इन शहरों के परीक्षा केंद्रों के छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर है 011-4075-9000 जिस पर कि संपर्क कर सकते हैं। ईमेल भी है jeemain@nta.ac.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। रायगढ़ जिले के तालिये गांव में उन्होंने लोगों का हालचाल जाना। अगली खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में हैं। आज उन्होंने यहां भगवान मंगेश के मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद तनावड़े, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दर्शन के लिए गए। यात्रा के बाद तनवड़े ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, जेपी नड्डा के साथ गोवा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंगेशु मंदिर की यात्रा के दौरान भगवान मंगेश के समक्ष राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की। मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा बाद में पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तपोभूमि मठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष ने तपोभूमि मठ में पौधारोपण भी किया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने मंगेश मंदिर में ही पूजा अर्चना की। पूर्वोत्तर के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए शनिवार से 5वें भारत पारंपरिक फैशन सप्ताह की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया तथा कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त करना है। इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर के दिव्यांगों के विकास के लिए उनका मंत्रालय संकल्पित है तथा देश के अन्य भागों की तरह पूर्वोत्तर का भी विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस आयोजन में पूर्वोत्तर के सभी राज्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 3000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, जबकि 300 के करीब दिव्यांगजनों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किया है। कार्यक्रम में 50 दिव्यांग कारीगर और कौशल प्रशिक्षित नियुक्त किए गए हैं। और अब कोरोना से जुड़ी खबर। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 43 करोड़ 26 लाख से भी अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था और कल वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु वर्ग में 22,80,000 से भी अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 2,72,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इस तरह 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 13 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहली, जबकि 60,46,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग के 10 लाख से भी अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है।
और इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार से कोविड प्रतिबंधों में और राहत देने की घोषणा की है। अब कल से दिल्ली मेट्रो और बसें 100% बैठने की क्षमता के अनुसार चलेंगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। स्पा, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। नए दिशा निर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त तक सुबह 5 बजे या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी कहा कि दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की संख्या सोमवार से 100 कर दी गई है। दोपहर 12 से रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ बार को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है। सभी दुकानों को जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी फर्क के बिना सप्ताह के सभी दिनों में काम करने की अनुमति होगी। हालांकि गैर जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों का समय सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे के बीच ही होगा। आपदा प्रबंधन के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन आने की अनुमति नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के सख्त अनुपालन के तहत स्टेडियम और खेल परिसरों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह स्पा को दोबारा खोलने के लिए आपदा प्राधिकरण ने कहा कि यहां के सभी कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण के तहत दोनों टीके लेने होंगे, यानी हर पखवाड़े RT-PCR जांच से गुजरना होगा। दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभाओं पर रोक रहेगी। राजधानी में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। इस बीच 52 व्यक्ति ठीक हुए। राजधानी में कल संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। सिंधु ने अपने पहले दौर के मुकाबले में इसराइल की केसेनिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 के सीधे गेम में मात दे दी। सिंधु को इस मुकाबले में जीतने में महज 28 मिनट का ही समय लगा। सिंधु ने पूरे मैच के दौरान अपना वर्चस्व बनाए रखा और विरोधी को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। सिंधु से इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी हुई है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक के खेल में देश के लिए रजत पदक हासिल किया था। हालांकि उसके बाद से सिंधु के प्रदर्शन में लगातार इजाफा ही होता रहा है और वो हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती रही हैं। और नौकायन से भी अच्छी खबर आई है। भारत के अर्जुन और अरविंद ने रेपेचेज राउंड में लाइटवेट डबल स्कल में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो रेपेचेज राउंड में तीसरे नंबर पर रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेल के तीसरे दिन आज मनु भाकर और यशस्विनी देशवाल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हो गई हैं। अब 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दिव्यांश पवार और दीपक कुमार भाग लेंगे। अगर ये दोनों निशानेबाज फाइनल में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला 12 बजे से शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू ने कहा है कि वो देशवासियों की दुआओं से ही ओलंपिक में पदक जीत सकी हैं, इसलिए वो पदक उनके ही नाम करती हैं। उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद भी कहा। कल मैंने टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जीता है, तो मैं ये पूरा भारतवासियों ने मेरे लिए प्रे किया है, तो ये मेडल मैं पूरा भारतवासियों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। उन लोगों की वजह से मैं आज मेडल जीत पाई हूँ, तो मैं सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जय हिंद। और अब खबर क्रिकेट के ग्राउंड से। भारत और श्रीलंका के बीच आज से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। शिखर धवन की अगुवाई में 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-1 से हराया, मगर आखिरी वनडे में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था।
श्रीलंका ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराया था। अब T20 की बारी है। भारतीय टीम का पलड़ा हालांकि भारी नजर आता है। तो उम्मीद है कि टीम इंडिया इस सीरीज को भी जीतेगी। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए, और अगर आप वैक्सीन लेने के योग्य हैं और अभी तक किसी भी वजह से वैक्सीन नहीं ले पाए हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन ज़रूर लीजिए। नमस्कार। विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन, खेलों का महाकुंभ, टोक्यो ओलंपिक। पूरी दुनिया बनेगी गवाह। एक से बढ़कर एक खेल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन की। खेल जगत के विशेषज्ञों और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ विशिष्ट मुलाकात और खास संवाद। देखिए डीडी न्यूज की विशेष पेशकश टोक्यो 2020 जज्बा जीत का, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। What do we know about the effects of the SARS-CoV-2 and COVID-19 on the nervous system? That this virus has some kind of a predilection, what we call as neurotropism. It seems to like the nervous system. So it could enter the nervous system through the nerves which subserve our smell. And it goes straight to the back of the brain, the base of the brain. So there is a direct connection between COVID virus and brain. Will only masking prevent my neurological system to get affected by COVID? Vaccination or our personal, I must say, let me use a Hindi term here, a kavach, or for us an armamentarium would be not just a vaccine, mask is a vaccine, and of course our COVID appropriate behavior is also a vaccine. क्या चीन एक बार फिर कर रहा है कोरोना की उत्पत्ति की जांच में रोड़ा अटकाने की कोशिश? WHO ने चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए क्यों की रॉ डेटा की मांग? क्या एक सोची समझी साजिश के तहत उस जानकारी को छुपाया जा रहा है जो कोविड-19 की उत्पत्ति को समझने के लिए आवश्यक है? देखिए विसल ब्लोअर जेमी मेट्जेल के चौंकाने वाले खुलासे। There is absolutely no doubt that the criminal cover-up by the Chinese government is what allowed this initial outbreak to grow into the kind of terrible global pandemic that we're all experiencing. कहां से आया कोरोना में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। विजय पंच अभियान के साथ खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्र का किया आह्वान। मन की बात में पीएम ने करगिल विजय के मौके पर शहीदों को किया नमन। आजादी के 75 वर्ष के उत्सव पर गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी किया याद। मन की बात में प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर डाला प्रकाश। लोगों से स्थानीय उद्यमियों, कलाकारों, कारीगरों और बुनकरों के समर्थन की अपील। भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर किया भारत जोड़ो आंदोलन का आह्वान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा शुरू। करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित।
गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना शुरू। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से लगातार तबाही के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 1,35,000 लोगों को निकाला गया। 112 लोगों और 3,221 जानवरों के मारे जाने की सूचना, जबकि 53 लोग घायल और 99 लापता। महाराष्ट्र के 7 शहरों में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित सभी उम्मीदवारों को जेईई मेन परीक्षा में बैठने का एक और मौका। कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में देश ने हासिल किया एक नया रिकॉर्ड। अब तक 43 करोड़ 26 लाख से भी ज्यादा लोगों को दी गई डोज। दिल्ली में सोमवार से कोविड प्रतिबंधों में और मिलेगी राहत। सोमवार से 100% यात्री क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो और बसें। वैश्विक स्तर पर भी कोविड के खिलाफ लड़ने की भारत की कोशिशें जारी। 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची बांग्लादेश। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर आईएनएस ऐरावत पहुंचा इंडोनेशिया। टोक्यो 2020 के दूसरे दिन नौकायन से भारत के लिए अच्छी खबर। अर्जुन और अरविंद ने रेपेचेज राउंड में लाइटवेट डबल स्कल में सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पीवी सिंधु ने की पहले दौर की बाधा पार। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले दौर में बाहर। और भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मुकाबला। वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने दिल की बातें साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के मौके पर जहां तक हो सके स्थानीय उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस खादी और हथकरघा उत्पादों तक पहुंचने का यह उपयुक्त अवसर है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है।
मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #MyHandloom MyPride के साथ शेयर करें। 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय का परचम लहराया था। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता के लिए उसी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर उन्होंने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साईं प्रणीत के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साईं प्रणीत ने अपने मौसम विज्ञान में दिलचस्पी और अपनी प्रतिभा से किसानों की भलाई का काम किया है और कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको साईं प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साईं प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंचे। दरअसल राष्ट्रपति आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। 26 जुलाई को राष्ट्रपति करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर लद्दाख स्थित द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अगले दिन 27 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और उसे संबोधित करेंगे। तो करगिल विजय के 22 साल पूरे होने जा रहे हैं और 22 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने LOC पार कर द्रास, बटालिक और करगिल के पहाड़ों पर आकर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जांबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया। इस जीत ने करोड़ों को प्रेरित किया और आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुछ ऐसे ही युवाओं से करगिल युद्ध स्मारक पर बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश दास ने। कारगिल का वो युद्ध जो 22 साल पहले लड़ा गया, लेकिन आज भी उस युद्ध की कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं। हमारे पास इस समय कुछ युवा हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं और यहाँ पे इस वॉर मेमोरियल पे है, जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें देखना जरूरी भी थी उससे कि हम लोग को भी कुछ वो मिले, जोश मिलेगा और पता भी चलेगा क्या क्या ऐसा रहता है। आपको क्यों लगा कि यहाँ इस जगह पे आना जरूरी है? ये सब देखने में बहुत वो लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को देखने से कि हमारी आर्मी कितना युद्ध लड़ी है, कितना अच्छे से सब कुछ मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें। क्यों आप यहाँ पे आए? मैं आर्मी वालों से इंस्पायर बहुत हूँ और आज से जो 22 साल पहले युद्ध हुआ कारगिल वॉर, उस युद्ध में अपने कुछ जवान शहीद हुए सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया के लिए और सिर्फ अपने लिए। तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, प्लस मैं आगे चल के यही सोचूंगा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। आपको क्यों लगा कि इस जगह पे आना जरूरी है? सर मेरा पूरा टूर ही सिर्फ आर्मी को ही कवर करने के लिए था, क्योंकि सर जो हमारे देश में हम आज सेफ हैं और जो अपना खुली हवा सांस ले रहे हैं, उसका इंस्पिरेशन हमारा ये आर्मी है। और जो आज यहाँ 22 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद यही था कि मैं अपने आर्मी के जो जवान हैं उनका अच्छे से देखूं। और सर इसके जो वादियाँ यहाँ पे अपना वॉर हुआ है, तो सर सब देखना जरूरी है कि आगे के चल के हम अपने बच्चों को और अपने फैमिली सबको बता सकें। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी सेना ने क्या जाबाजी दिखाई इस देश की रक्षा के लिए, ताकि आम लोग सुकून से जी सकें। ये कारगिल वॉर मेमोरियल इसी बात की याद दिलाता है, इसीलिए आने वाली पीढ़ियों को बार बार इस जगह पे आना चाहिए
उन बलिदानों को याद करना चाहिए। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं ओम प्रकाश दास, कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास से। तो जाबाजी की वो दास्तान जिसे सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने मेघालय में ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव के शुभारंभ पर कहा कि चेरापूंजी को पहले की ही तरह हरा भरा करना होगा ताकि मेघालय के इको पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में ही होती थी, लेकिन अब वो अपनी ये पहचान खो चुका है। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। यह तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण भी किया और कहा कि 25 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि देश के आजादी के जब 75 साल हो गए तब मेघालय के 50 साल रचना है और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी, इसका मुझे भरोसा है क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की कुल लागत से 2910 गांवों में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मोनंद इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इस बारे में कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 1,35,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 112 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से भी ज्यादा लोग घायल और 99 अब भी लापता हैं। 3,000 से ज्यादा जानवर भी इस तबाही के कारण मारे गए हैं। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बचाव अभियान को तेज करने के लिए अपनी टीम की संख्या 26 से बढ़ाकर 34 कर दी है। इसके अलावा राज्य राहत बल और अन्य एजेंसियों द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अहम घोषणा की है जिसके तहत महाराष्ट्र के 7 शहरों में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन 2021 तृतीय सत्र के उन उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाएगा जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट के जरिए कहा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को उन सभी उम्मीदवारों को एक और अवसर प्रदान करने की सलाह दी गई है जिनके कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा शहरों में परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन वे 25 और 27 जुलाई को वहां नहीं पहुंच सकते। उन्होंने आगे बताया कि इन शहरों के परीक्षा केंद्रों के छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है और अधिक जानकारी के लिए फ़ोन नंबर है 011-40
759000 जिस पर की संपर्क कर सकते हैं। ईमेल भी है jeemain@nta.ac.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। रायगढ़ जिले के तालिये गांव में उन्होंने लोगों का हालचाल जाना। अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में हैं। आज उन्होंने यहां भगवान मंगेश के मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद तनावड़े, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दर्शन के लिए गए। यात्रा के बाद तनवड़े ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, जेपी नड्डा के साथ गोवा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंगेशु मंदिर की यात्रा के दौरान भगवान मंगेश के समक्ष राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की। मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा बाद में पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तपोभूमि मठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष ने तपोभूमि मठ में पौधारोपण भी किया। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने मंगेश मंदिर में ही पूजा अर्चना की। पूर्वोत्तर के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए शनिवार से 5वें भारत पारंपरिक फैशन सप्ताह की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया तथा कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त करना है। इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर के दिव्यांगों के विकास के लिए उनका मंत्रालय संकल्पित है तथा देश के अन्य भागों की तरह पूर्वोत्तर का भी विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस आयोजन में पूर्वोत्तर के सभी राज्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 3000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, जबकि 300 के करीब दिव्यांगजनों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किया है। कार्यक्रम में 50 दिव्यांग कारीगर और कौशल प्रशिक्षित नियुक्त किए गए हैं। और अब कोरोना से जुड़ी खबर। भारत में कोविड रोधी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 43 करोड़ 26 लाख से भी अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था और कल वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु वर्ग में 22,80,000 से भी अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 2,72,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इस तरह 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 13 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहली, जबकि 60,46,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग के 10 लाख से भी अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। और इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार से कोविड प्रतिबंधों में और राहत देने की घोषणा की है। अब कल से दिल्ली मेट्रो और बसें 100% बैठने की क्षमता के अनुसार चलेंगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। स्पा, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। नए दिशा निर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त तक सुबह 5 बजे या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी कहा कि दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की संख्या सोमवार से 100 कर दी गई है। दोपहर 12 से रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ बार को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है। सभी दुकानों को जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी फर्क के बिना सप्ताह के सभी दिनों में काम करने की अनुमति होगी। हालांकि गैर जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों का समय सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे के बीच ही होगा।
आपदा प्रबंधन के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन आने की अनुमति नहीं होगी। मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के सख्त अनुपालन के तहत स्टेडियम और खेल परिसरों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह स्पा को दोबारा खोलने के लिए आपदा प्राधिकरण ने कहा कि यहां के सभी कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण के तहत दोनों टीके लेने होंगे, यानी हर पखवाड़े RT-PCR जांच से गुजरना होगा। दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभाओं पर रोक रहेगी। राजधानी में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। इस बीच 52 व्यक्ति ठीक हुए। राजधानी में कल संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। सिंधु ने अपने पहले दौर के मुकाबले में इसराइल की केसेनिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 के सीधे गेम में मात दे दी। सिंधु को इस मुकाबले में जीतने में महज 28 मिनट का ही समय लगा। सिंधु ने पूरे मैच के दौरान अपना वर्चस्व बनाए रखा और विरोधी को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। सिंधु से इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी हुई है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक के खेल में देश के लिए रजत पदक हासिल किया था। हालांकि उसके बाद से सिंधु के प्रदर्शन में लगातार इजाफा ही होता रहा है और वो हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती रही हैं। और नौकायन से भी अच्छी खबर आई है। भारत के अर्जुन और अरविंद ने रेपेचर्स राउंड में लाइटवेट डबल स्कल में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो रेपेचर्स राउंड में तीसरे नंबर पर रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेल के तीसरे दिन आज मनु भाकर और यशस्विनी देशवाल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में क्वालिफिकेशन राउंड में बाहर हो गई हैं। अब 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दिव्यांश पवार और दीपक कुमार भाग लेंगे। अगर ये दोनों निशानेबाज फाइनल में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला 12 बजे से शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू ने कहा है कि वो देशवासियों की दुआओं से ही ओलंपिक में पदक जीत सकी हैं, इसलिए वो पदक उनके ही नाम करती हैं। उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद भी कहा। कल मैंने टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जीता है, तो मैं ये पूरा भारतवासियों ने मेरे लिए प्रे किया है, तो ये मेडल में पूरा भारतवासियों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। उन्हों की वजह से मैं आज मेडल जीत पाई हूँ, तो मैं सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जय हिंद। और अब खबर क्रिकेट के ग्राउंड से। भारत और श्रीलंका के बीच आज से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। शिखर धवन की अगुवाई में 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-1 से हराया, मगर आखिरी वनडे में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका ने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराया था। अब T20 की बारी है। भारतीय टीम का पलड़ा हालांकि भारी नजर आता है। तो उम्मीद है कि टीम इंडिया इस सीरीज को भी जीतेगी। और इसी के साथ हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए, और अगर आप वैक्सीन लेने के योग्य हैं और अभी तक किसी भी वजह से वैक्सीन नहीं ले पाए हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन ज़रूर लीजिए। नमस्कार।